हेलो साथियों, आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सोनी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कैलेंडर सेशन। कि हम लोग आज का जो सेशन होगा वो हमारा कैलेंडर टॉपिक होगा, जो रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक में खास बात हमारी ये होगी कि इसमें हम लोग सारे कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन, पहले कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, जो हमारे बिल्कुल बॉटम से, मतलब बॉटम से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कि जिन्होंने पढ़ रखा होगा उनके लिए भी सुविधा होगी कि रिवीजन करने का मौका मिलेगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा रखा उनके लिए तो और भी अच्छा है कि हम कहेंगे कि शुरुआत ही हो रही है उनकी, और बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, कि पहले बेसिक पे काम करेंगे, फिर जो हमारे जो शॉर्ट टिप्स या जो तरीके बन सकते हैं उन पर काम करेंगे। ऐसे करके हम इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आप ये सेशन कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि शुरुआत से लेके अंत तक, तो आपको ऐसा कोई भी डाउट्स, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा कैलेंडर का जो आपसे ना बने। कि सपोज आपसे कभी भी कोई एनी टाइम कभी भी कैलेंडर का क्वेश्चन पूछता है तो आपसे बनेगा ही बनेगा। ऐसा कोई चांसेस ही नहीं होगा कि जो ना बने। बस बशर्ते शर्त ये होगी कि आप शुरुआत से लेके अंत तक पूरे सेशन पे बने रहें। ठीक। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हाँ, आपको ये नाम आज अभ्युदय कोचिंग, जो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में सभी जिलों में संचालित है, सभी जिलों में फ्री क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कि सारे बच्चों के लिए यह मुख्यमंत्री द्वारा एक बहुत अच्छी योजना है जो आपकी चलाई जा रही है, कि हर व्यक्ति तक आपकी क्या है कि अधिकारी बनने, यूपीएससी है, यूपी पीएससी है, जेई है, नीट है, एनडीए है, बैंक है, एसएससी, हर एग्जाम की तैयारी के लिए एक ये फ्री प्लेटफॉर्म है कि आप यहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक। और जो आपके क्या है कि समाज कल्याण के द्वारा संचालित की जा रही है, और आपके शहर महोबा में वीरभूमि डिग्री कॉलेज में विगत 4 वर्षों से चल रही है। ठीक, जिसके माध्यम से ढेर सारे बच्चों को सुविधाएं मिलती हैं, ढेर सारे बच्चों को यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है, और जो अपने एम को हासिल करते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपसे कहूंगा कि यहाँ पे जो नया सेशन है वो 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट हो रहा है। अभी इसके रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू है, तो आप इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर के नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं खुद आशा करता हूँ कि आपका जो एम है वो आपको प्राप्त हो सके। इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलिए अपने सेशन पे चलते हैं कि कैलेंडर, आखिर कैलेंडर है क्या। इस पे देखो, जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन की बात करें, किसी तिथि का दिन निकालना, किसी कैलेंडर का प्रयोग कब होता है, कितने वर्ष बाद होता है, ये पूछे जाते हैं। आप किसी और के पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सीखेंगे, इन पे काम करेंगे, कि पहले कॉन्सेप्ट है, बेसिक्स है, इन सब पे देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जैसे शुरुआत करते हैं कि जो हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं वो कौन सा कैलेंडर है। आपको पता है कि ग्रेगोरियन कैलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं। ऐसे मानते हैं कि जैसे मान लो, जैसे किसी ने भी शुरुआत की होगी, जैसे आज हम किसी चीज की शुरुआत कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि आज जैसे हमने कैलेंडर स्टार्ट किया, तो आज से स्टार्ट किया ना, तो आज के पहले ऐसा तो होगा नहीं कि कैलेंडर ना होगा, कि आज के बाद कैलेंडर नहीं होगा। तो क्या होगा कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं उसे हम मान लेते हैं कि वो हमारी क्या है, बेस है, बिल्कुल बेस है, बॉटम। तो मान लो कि जब कैलेंडर बिल्कुल बनाया, किसी ने भी बनाया होगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेगोरियन सभ्यता थी उसने इस कैलेंडर का प्रारंभ किया, और उसने जिस दिन इसे बनाया तो हमने माना कि उस दिन वहां पर जो तारीख उसने डिनोट की वो 1 तारीख, पहला महीना और पहली सन। ठीक। और बेसिक में मान के रखा कि जब हम शुरुआत करेंगे तो शुरुआती जो दिन होगा 1 तारीख का, वो कौन सा होगा, मंडे। ठीक है, और जो शुरुआती महीना होगा वो जनवरी होगा, और किसी भी वीक का जो फर्स्ट डे होगा वो भी आपका क्या होगा, मंडे से शुरुआत। ठीक। अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि इसके पहले कैलेंडर नहीं था, तो इसके पहले जो ईयर्स थे, ठीक है, आपको पता है कि हम उसे बीसी बोलते हैं, और इसके आगे आने वाली जो सने हैं उसको हम लोग एडी बोलते हैं। एडी मतलब बिफोर, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी। ठीक है, कि यानी कि कह सकते हैं ये एरा ऑफ जीसस। ठीक है, एरा ऑफ जीसस एडी बोल देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हमें यहाँ पे इस कैलेंडर पे काम करना है। बात आती है कि आखिर कैलेंडर में है क्या क्या।
तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो हमारे सन है, ईयर है, वो होते कितने टाइप्स के हैं। ठीक, तो देखो बहुत इजी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है और बहुत आसान है। बस क्या है कि आप बेसिक जान लोगे तो आपको बहुत सुविधाएं मिलेंगी, क्योंकि बेसिक ही है टोटल पूरा। आप अगर बेसिक काम करोगे तो ओरल क्वेश्चन आएंगे। ठीक, कि सबसे पहले देखो हम ईयर्स की बात कर लेते हैं। ईयर्स जो आपके हैं वो कितने टाइप्स के हैं? टू टाइप्स के। एक हम बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष, और दूसरा होता है आपका लीप वर्ष, जिसे हम लोग अधिवर्ष के नाम से जानते हैं हिंदी में। कि अगर हम बात करें यहाँ पे इनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो हम कहेंगे वे वर्ष। वे वर्ष जिनमें दिनों की संख्या कितनी होगी? 365 होगी। ठीक है, फरवरी आपकी 28 डेज की होगी। और तीसरी बात यहाँ पे कि वे वर्ष जिन पर हम 4 से भाग देंगे, वे वर्ष जो 4 से भाग देने पे पूर्णतया विभाजित नहीं होंगे। क्या कहेंगे? कि वे वर्ष जो 4 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, वो आपके समान वर्ष कहलाते हैं। इनमें दिनों की संख्या 365, और जो ऑड डे बचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ऑड डे बचेगा वो कितना, अभी इसको देखेंगे। जो ऑड डे है वो कितना होगा? 1 डे बनेगा। यहाँ पे जो फेब्रवरी होगी वो 28 डेज की होगी। ठीक है, कि 28 दिन की फरवरी होगी। ठीक, क्लियर ना? तो समान वर्ष क्या कहलाएंगे? कि वे वर्ष जिन्हें हम 4 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, वो आपके कौन से वर्ष कहलाएंगे? समान वर्ष कहलाते हैं। इनमें दिनों की संख्या 365 और फरवरी 28 डेज की होती है। क्लियर ना? ऐसे ही अगर हम लीप वर्ष की चर्चा करें कि लीप वर्ष आखिर है क्या, तो हम कहेंगे वे वर्ष। वे वर्ष जो 4 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, मतलब रिमाइंडर आपका क्या बचता है? शून्य बचता है। ठीक है, कि 4 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, उन वर्षों को हम लोग बोलेंगे लीप वर्ष बोलेंगे। यहाँ पे जो दिनों की संख्या होती है 366 मिलेगी। जो ऑड डेज होंगे कितने होंगे? 2 होंगे। और जो हमारी फेब्रवरी होगी वो 29 डेज। क्लियर? कि वो कितने दिन की होगी? 29 डेज की होगी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 से भाग दिया, तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर 4 वर्ष बाद एक आपको लीप वर्ष मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा जो पहली शताब्दी पहला है वो आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, और ऐसे ही आपका 4 आएगा। तो जो 4 होगा वो कैसा होगा? लीप वर्ष। ऐसे जो 4 से की जो टेबल में आएंगे, जैसे 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, इस सारे के सारे वर्ष वो कैसे कहलाएंगे? लीप वर्ष होते हैं। तो बात ये आती है उठ के कि क्या हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष मिलता है? ऐसा हम कह नहीं सकते, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें यहाँ पे, तो जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा शताब्दियां, सेंचुरी की शताब्दी आखिर होती क्या है, तो हम वे कहेंगे कि वे सन जिनके अंत में 2 जीरो पाए जाएंगे, ये सब कैसी होती हैं? शताब्दी। जैसे हमने कहा 2000, 1800, 2100, ये सब के सब क्या है? शताब्दियां। तो शताब्दियों के लिए कंडीशंस ये है कि हम कहेंगे कि वे शताब्दियां जो 400, किससे? 400 से, कि वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित होंगे वो लीप वर्ष कहलाएंगे। जैसे अगर हमने कहा इसे हम 400 से भाग दें तो ये पूर्णतः विभाजित, हम इसे बोलेंगे ये क्या है? आपका लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर। बट अगर हम इनकी बात करें कि 1900, 1800 और 2100, तो 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होंगे, तो हम लोग कहेंगे कि ये सब आपके 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा है। तो ऐसे केसेस में ये आपके कौन से ईयर कहलाएंगे? ये आपके जनरल ईयर। क्लियर बात? तो हम लोगों ने सीखा वर्ष के लिए और शताब्दी के लिए कंडीशन क्या है। फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हम कहेंगे कि वे वर्ष जो 4 से, या वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं, सामान्य वर्ष। और हम कहेंगे वे वर्ष या वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं, वो सब के सब आपके लीप वर्ष कहलाते। क्लियर ना? नेक्स्ट में देखो, अगर हम इधर देखें तो कौन कौन से वर्ष, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि समान वर्ष कौन से हैं यहाँ। तो अगर हम यहाँ देखें कि 4 से भाग दो, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल, थोड़ा सा मैथ पे चलते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमसे कहते हैं कि लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो अगर हम लास्ट के 2 डिजिट पे 4 से भाग दें
तो हमें पता है कि ये 4 से विभाजित नहीं हो रहे, कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमारा बच रहा। तो जब रिमाइंडर बच रहा है तो ये सारे के सारे जो संघ हैं ये कैसे कहलाएंगे, आपके समान बच। क्लियर सी बात, ये सब के सब कैसे कहलाएंगे, समान बच, क्योंकि यहाँ पे 4 से भाग देने पर ये पूर्णतः विभाजित नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ अगर हम यहाँ पे लीप बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम लास्ट की 2 डिजिट पे 4 से भाग दें तो ये सारे के सारे ईयर्स 4 से डिवाइड है, और अगर 4 से डिवाइड है तो हम कहेंगे ये सभी के सभी ईयर्स आपके कौन से ईयर्स हैं, लीप ईयर्स। क्लियर, ये सारे के सारे ईयर्स कैसे होंगे, लीप ईयर होंगे। तो हम ये कह पाएंगे कि वे सन जो 4 से तथा वे जो शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाजित नहीं होते हैं वो आपके समान वर्ष, और जो 400 से विभाजित या 4 से विभाजित हो जाते हैं वो आपके लीप वर्ष कहलाते हैं। क्लियर बात, ये हमारे देखो जो ईयर्स हैं वो समझ लिए हमने कि आपके समान वर्ष और लीप वर्ष होते क्या है। नेक्स्ट पे देखो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ऑड डे। रियल कैलेंडर आपका जो समझना है आपने ऑड डे समझना है। अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ये सोच लो कि कैलेंडर आपका पूरा हो गया। पूरा कैलेंडर ही बेस्ड है यहाँ पे, क्लियर ना, कि पूरा कैलेंडर ही ऑड डेज पे बेस्ड है कि आखिर आपका ऑड डेज है क्या। तो देखो सबको पता है या नहीं पता तो समझ, यहाँ पे एक सप्ताह में जो दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम ये कहेंगे कि जो ऑड डे की डेफिनेशन होगी, ऑड डे कहलाते क्या है, तो ऑड डे पे अगर हम काम करें तो ऑड डे आपका है क्या, तो हम कहेंगे कि अगर हम कुल दिनों की संख्या में, क्योंकि दिन कितने हैं 7, तो 7 के बाद जो ऑड डे है, अगर ऑड डे की डेफिनेशन देखें तो हम कहेंगे कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा, विषम दिन कहलाता है। ये हमने कहा द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाई द टोटल नंबर ऑफ डे बाई डिवाइड बाई 7 इज कॉल्ड अ ऑड नंबर्स। क्लियर ना, कि द रिमाइंडर्स आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज बाई 7 इज कॉल्ड अ ऑड डे। क्लियर, कि हम कहेंगे कुल दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो वो जो शेष बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, उसी को हम 7 क्या कहेंगे, ऑड डे। तो ऑड डे को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि इट इज अ 7 के बाद जो रिमाइंडर होगा, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, आपका एक एक्स्ट्रा डे। नहीं कह सकते, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन और अगर एक्स्ट्रा डे बचेगा वही क्या है, विषम दिन। क्लियर ना। अब बात आती है विषम दिन की होते कैसे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमारे पास दिन है मान लो 20 से 30, ठीक। अगर हम यहाँ 7 से भाग दें तो आपको पता है 7 4 जा 28 और रिमाइंडर कितना बचा, 2। जो रिमाइंडर है यही क्या है, आपका ऑड डे, ठीक है। यही क्या है, आपका ऑड। क्लियर, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 7 से डिवाइड करने के बाद जो दिनों की संख्या में, कुल दिनों की संख्या में 7 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है उसी को हम क्या कहेंगे, ऑड डे कहते हैं, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल में जैसे हमने कहा 43 है, अगर हम इसे 7 से भाग दें तो कितने बार जाएगा, 6 टाइम्स, और प्लस रिमाइंडर क्या होगा, तो जो 6 टाइम्स जाएगा ये क्या होंगे हमारे, ये हमारे होंगे वीक। ये हमारी क्या कहलाएंगे, वीक कहलाएंगे, और जो 1 बचे। ऐसी अगर हम बात करें 42 है, इसे 7 से भाग दें तो ये भी क्या कहलाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, 6 वीक प्लस 0। ऐसी अगर हमने और कोई डिजिट लिखी, हमने कहा 55 लिखा, 55 7 से भाग देंगे तो ये कितने बार जाएगा, 6 7 बार, तो इसे हम कहेंगे 7 वीक, और प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 6। हमने कहा और लिखा हुआ, जैसे हमने कल लिख दिया 29, 7 से भाग देंगे तो आपको पता है यहाँ पे 4 वीक प्लस 1 डे,
क्लियर। तो हम अगर किसी संख्या को 7 से भाग दे रहे हैं तो हम कहेंगे जो भागफल होगा, क्या होगा, जो भागफल होगा वो हमारे क्या होंगे, बीक की संख्या को डिनोट करेंगे, और जो रिमाइंडर होगा क्या होगा, रिमाइंड, वो हमारे ऑड डे की संख्या को डिनोट। क्लियर कि अगर हमने कहा किसी भी दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो भागफल आएगा वो हमारा बीक की संख्या को डिनोट करेगा। बीक मतलब सप्ताह, आखिर उस उतने दिनों में सप्ताह कितने हैं। जैसे जैसे हमने कहा 365 365 एक समान वर्ष में अगर 7 से भाग देंगे 5 टाइम्स 35, 1 and 5 ये 2 टाइम्स, तो हम कहेंगे एक वर्ष में, एक समान वर्ष में 52 वीक और 1 रिमाइंडर यानी कि एक ऑड डे होगा। क्लियर ना। तो जो भागफल है वो हमारे किसकी संख्या को डिनोट करेगा, सप्ताह की संख्या को, और जो रिमाइंडर होगा वो ऑड डे की संख्या को डिनोट करता है। क्लियर ना बात। ये बात सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे हमें ऑड डे की डेफिनेशन फिर से देखें कि 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बचता है उसे ही हम विषम दिन कहते हैं। तो हम कुल दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो जो भागफल होता है वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका वीक की संख्या यानी कि उस दिनों में या उस वर्ष में कितने सप्ताह हैं उन्हें डिनोट करेगा। जो रिमाइंडर होगा वो आपका विषम दिनों की संख्या को डिनोट करते हैं। क्लियर ना। जैसे कुछ क्वेश्चन हैं इन्हें देखते हैं कि जैसे हमसे कह रहा है कि 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 45 डेज। ये हमसे कह रहा है कि 45 दिनों में विषम दिनों की संख्या हमें फाइंड करनी है। ठीक है, बहुत इजी निकाल सकते हो आप लोग कि 45 में अगर हम 7 से भाग दें तो हमें पता है 6 टाइम्स जाएगा ये 42 एंड रिमाइंडर कितना 3। तो ये क्या है, ये हमारे वीक हैं कि आखिर 45 दिन में कितने सप्ताह हैं, 6 सप्ताह हैं, और ये हमारे जो रिमाइंडर बचेगा ये हमारे क्या है, ऑड डे। ठीक है कि 3 ऑड डेज बचेंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हमने कहा 78 डेज में विषम दिनों की संख्या, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन 78 डेज। ठीक है कि अगर हम सेम 78 पे बात करें, 7 से डिवाइड, 7 8, तो यहाँ पे 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स, तो ये क्या है हमारे वीक है और ये हमारे क्या है ऑड। क्लियर ना। तो हम बहुत इजी कह सकते हैं कि 78 डेज में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1। विषम दिन इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, इसे बहुत अच्छे से समझो। मैं आपको ये सारी चीजें सिखा रहा हूँ, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट 130 डेज विषम दिनों की संख्या निकालो जल्दी से कि अगर सेम हम निकालें 138 डेज में 7 से भाग दें, ये 6 टाइम, सॉरी ये 7 टाइम्स 1 बार गया, 6 बचा 0, ये कितने बार जाएगा 8 टाइम्स 56। विषम दिनों की संख्या कितनी मिलेगी हमें, 4 मिलेगी कि 130 डेज में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी आपकी, 4। नेक्स्ट 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या, ये याद रखो 365 दिन कहें या हम कहें कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या, ऐसे भी पूछा जा सकता है सामान्य दिनों में विषम दिनों की संख्या। आपको पता है कि सामान्य दिन में दिन होते हैं 365, या हम कहें 365 दिनों में विषम दिनों की संख्या, तो डायरेक्टली भी कह सकता है। और हम इसे बहुत इजी देखेंगे 7 से डिवाइड करके, ये 35 टाइम्स 1 5 एंड 14 1, तो विषम दिन कितने मिलेंगे, 1 मिलेंगे। क्लियर ना। तो हम बहुत इजी याद भी इसको लर्न भी कर लेंगे आप लोग, तो आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि विषम दिन एक सामान्य वर्ष में कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो इसके आगे अगर हम कहें कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, लीप वर्ष जिसे हम बोलते हैं लीप ईयर,
अधिवर्ष भी कहेंगे, कि एक अधिवर्ष में विषम दिनों की संख्या। तो आपको पता है 365 में अगर एक है तो 366 में विषम दिन कितने होंगे, 2 होंगे। तो एक अधिवर्ष में 52 वीक्स एंड 2 डेज और डेज होते हैं, ठीक है। एक सामान्य वर्ष में विषम दिन आपके कितने होंगे, एक होंगे, और सप्ताह की बात करें तो आपके 52 सप्ताह होंगे। क्लियर ना। नेक्स्ट में जैसे 29 डेज आपसे पूछा जाए फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या, ठीक है, कि फरवरी माह में विषम दिनों की संख्या, या आपसे कहे कि वह 29 दिनों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो बहुत इजी आप कहोगे कि 7 से भाग देने पर यहाँ कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। तो फरवरी माह में जब फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, तो फरवरी माह में विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे। और अगर फरवरी 28 की होगी तो विषम दिन कितने, सॉरी यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचेगा। 29 दिनों में विषम दिनों की संख्या 1 होगी, क्योंकि रिमाइंडर हमारा 1 होगा। अगर फरवरी आपकी 28 डेज की होगी तो वहां पे रिमाइंडर, आपको पता है कि 28 आपका 7 से टोटली विभाजित है, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, 0, ठीक है। जैसे मान लो कि वे वर्ष के मंथ भी पता है कि आपको 12 मंथ होते हैं, कि मंथ की बात करें तो वे मंथ जिनमें कितने दिन होते हैं, 30 डेज, ठीक है। कि जैसे आपका अप्रैल है, ठीक है, नवंबर है, इनमें कितने दिन होते हैं, 30 डेज। और 30 डेज में अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो हम कहेंगे कि वे मंथ जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है उनमें जो ऑड डेज की संख्या 2 होगी। इसी प्रकार सिमिलर अगर हम कहें कि वे मंथ जिनमें कितने दिन होते हैं, 31 दिन, ठीक, कि वे मंथ जिनमें 31 दिन होते हैं वहां पे विषम दिन कितने होंगे। तो बहुत इजी, आप रन भी कर सकते हो, आप 7 से डिवाइड भी कर सकते हो, कि अगर इस 31 डेज में 7 से हम भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 31 डेज वाले मंथ में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर हो रहा है ना। देखो सभी लोग, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कि अगर हम यहाँ बात करें तो हमें यहाँ पे विषम दिनों की संख्या जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। तो बहुत इजी हम समझे कि फरवरी अगर 28 डेज की है तो विषम दिनों की संख्या 0। अगर फरवरी 29 दिन की है, विषम दिनों की संख्या 1। यदि वे माह जिनमें दिनों की संख्या 30 होती है तो उनमें विषम दिन आपको 2 मिलेंगे। अगर हम कहें वे मंथ जिनमें दिनों की संख्या 31 होती है उनमें विषम दिन आपके कितने मिलेंगे, 3। क्लियर। नेक्स्ट में आप थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे काम करो। जैसे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कि विच इज द फॉलोइंग ईयर्स इज अ लीप ईयर, ठीक है, कि आपके इन दिए गए ऑप्शंस में से लीप वर्ष कौन सा है, जल्दी से बताओ। तो आपको पता है, इसके बारे में जानकारी है कि वे वर्ष जो 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, लीप ईयर कहेंगे। ये संख्या आपकी 4 से पूर्णतया विभाजित है, तो 2004 आपका लीप वर्ष है। ये बाकी सभी देखो 4 से विभाजित नहीं है, यहाँ रिमाइंडर 2 है, यहाँ 3 बच रहा है, यहाँ पे भी 2 बच रहा है। तो ऐसे करके अगर हम कहें सभी जगह रिमाइंडर बच रहा है तो ये आपके लीप वर्ष नहीं हो। इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन, ये निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं है। सेम चीज से, अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। क्लियर सी बात है, अगर लीप वर्ष नहीं होगा तो क्या होगा, सामान्य वर्ष होगा। तो अगर हम यहाँ बात करें तो देखो 72 आपसे 4 से पूर्णतः विभाजित, 84 आपका 4 से पूर्णतः विभाजित, 92 आपका 4 से पूर्णतः विभाजित, 18 आपको पता है 4 चुको 16, 2 रिमाइंडर, यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचेगा, इसलिए ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। एक और है आपका कि हमसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष नहीं। अब बात आती है शताब्दी की, तो शताब्दी की कंडीशन में मैं आपको बताई है अभी कि वे वर्ष या वे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं लीप वर्ष कहलाते हैं, या 400 से पूर्णतया विभाजित नहीं होते हैं वो आपके सामान्य वर्ष कहलाते हैं।
ठीक है। तो अगर हमसे कह रहा है कि लीप वर्ष नहीं है तो हमें समान वर्ष की बात करनी है। तो ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है। आपका जो समान वर्ष है वो कितना है? 2100 शताब्दी, क्योंकि 2100 इट इज नॉट डिवाइड बाय 400। क्लियर ना कि ये 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये आपका क्या है? एक समान। नेक्स्ट, अगर हमसे किसी सन पे पूछता है कि विषम दिनों की संख्या कितनी है, जैसे हमसे कहता है 91 ईयर्स विषम दिनों की संख्या, तो देखो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि अगर कोई वर्ष समान वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? एक। और कोई अगर लीप वर्ष है तो उसमें विषम दिन कितने होते हैं? तो अगर हम 97 की बात करेंगे तो 97 आपका कैसा है? 4 से पूर्णतः विभाजित है क्या? नहीं है ना। तो ये कैसा है? समान वर्ष, और समान वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी? एक। ठीक है, तो हम कहेंगे कोई भी वर्ष अगर समान वर्ष में है तो उसमें विषम दिन एक होगा। क्लियर कि कोई भी वर्ष अगर समान वर्ष है तो उसमें विषम दिनों की संख्या एक होगी। और इसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन कि अगर हम यहाँ बात करें कि 1972 लिखा हुआ है, 1972 में हमारी कुल विषम दिनों की संख्या, तो अगर हम बात करें 1972 आपकी जो सन है ये डिवाइड है किससे? है डिवाइड है आपकी 4 से। तो अगर हम इस पर बात करें कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 2। क्लियर ना कि वे सन जो आपके 4 से विभाजित हैं वो आपके कैसे होंगे? लीप वर्ष होंगे। विषम दिनों की संख्या 2, और जिनमें अगर हम बात करें सन पे एक बचेगा उनमें विषम दिन एक। जैसे हम कहें, ठीक है, नेक्स्ट में समझो, ऐसे 1951 है, 1951 नॉट डिवाइड 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, जैसे लिखा है 100 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या। अभी हम लोग एक वर्ष की चर्चा कर रहे थे। अगर एक वर्ष आपका समान हो रहा था तो एक, और लीप वर्ष हो रहा था तो 2 हो रहे थे। अब यहाँ पे अंतराल है, अंतराल मतलब 100 वर्षों का अंतराल। ठीक है, तो 100 वर्षों के अंतराल की बात करें तो यहाँ पे विषम दिन कितने होंगे? तो पहले इसे बेसिकली समझ लेते हैं कि आखिर 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, ये 100 वर्षों का समय है। ठीक, चलो इसको ऐसे समझते हैं। हर 100 वर्ष की बात करते हैं। जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो कैलेंडर शुरू हुआ 1 से स्टार्ट हुआ, कि एक सदी से, यानी एक सन से, 001 से। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो 004 होगा वो लीप वर्ष होगा। ऐसे ऐसे लिखते हैं, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6, 7, 8, 9, 10 और डॉट 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 ये रहा 96, 97, 98, 99 एंड हमने कहा 100। ठीक है, अगर हम 100 वर्ष के अंतराल में बात करें तो आपको पता है 100 वर्ष में एक शताब्दी भी आती है बीच में, क्योंकि बीच में डबल जीरो मिलेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ पे ये आपका क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। ये आपका क्या होगा? एक लीप वर्ष होगा। ऐसे यहाँ कहीं मिलेगा 12, कहीं मिलेगा 16, तो ये सभी के सभी क्या होंगे? लीप वर्ष। ऐसे 96 भी आपका क्या होगा? लीप वर्ष होगा। बट अगर हम इस 100 की बात करें तो ये आपका लीप वर्ष, लीप ईयर नहीं है। क्लियर ना बात? क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है ये एक शताब्दी वर्ष होगा, और शताब्दी वर्ष इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400। ये दिया है कि ये आपका जो सन है 100, इट इज नॉट कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 400। तो हम ये कहेंगे कि जो ये 100 है ये लीप वर्ष नहीं है, इसलिए ये कैसा है? समान वर्ष। तो देखो मैंने एक बात बोली थी, हर 4 वर्ष के अंतराल में लीप वर्ष आना ऐसा फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 96 के बाद जो 4 वर्ष का अंतराल है 100, यहाँ पे लीप वर्ष होना चाहिए था, बट 100 लीप वर्ष है नहीं। यहाँ पे क्या मिलेगा? 104 जो मिलेगा वो क्या होगा? आपका लीप वर्ष। तो जब किसी शताब्दी वर्ष को हम स्किप करेंगे और अगर वो शताब्दी वर्ष आपका समान वर्ष होगा, नॉट डिवाइडेड बाय 400, इन दिस टाइम हम कहेंगे हमें 8 वर्ष पश्चात फरवरी 29 दिन की मिलेगी, कि 8 वर्ष पश्चात हमें लीप वर्ष मिलेगा।
क्लियर सी बात ना। तो हम लोगों ने यहाँ सीखा कि हमें 1 से लेके 96 तक, 1 से लेके 96 तक हमें क्या मिलेंगे, लीप बर्ड्स मिलेंगे। एंड 400 आपका जो 100 होगा वो लीप बर्ड्स नहीं होगा। अब आपको पता है हर 4 वर्ष के अंतराल में लीप बर्ड्स मिलते हैं। तो अगर हम कहें कि 96 तक लीप बर्ड्स कितने मिलेंगे, कितने बार लीप बर्ड्स मिलेगा, तो बहुत इजी समझो इस चीज को कि अगर हम 96 में 4 से डिवाइड करें तो आपको पता है कि भागफल जो होगा वो लीप बर्ड्स की संख्या को डिनोट करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका 4, 4 की टेबल चलेगी, 4, 8, 12, 16 ऐसे डॉट डॉट करके कहाँ तक, 96 तक। तो हम ये देखेंगे 96 कौन सा टर्म्स है, तो आप 4 से भाग दें, तो ये कौन सा टर्म्स है, 24। क्लियर। तो अगर हम इन 100 ईयर्स की बात करें तो इन 100 वर्षों में आपको 24 लीप ईयर मिलेंगे और बाकी के बाकी आपके 76 आपको जनरल ईयर मिलेंगे। क्लियर, ये बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक कि हमें करना क्या है। हमें 100 आपका लीप बर्ड्स है नहीं, तो 100 के ठीक पहले एक लीप बर्ड्स देखेंगे, वो कौन सा होगा, 96। और 96 में अगर हम 4 से डिवाइड कर दें तो हमें यहाँ पे लीप बर्ड्स मिल जाएंगे कि आखिर इन 100 वर्ष के अंतराल में लीप बर्ड्स की संख्या कितनी मिलेगी, हमें 24। और बाकी सारे हमारे जो 76 होंगे वो जनरल ईयर। अभी हम लोगों ने समझा था कि अगर कोई सन आपका क्या है, लीप बर्ड्स है, कोई सन आपका लीप ईयर है, तो विषम दिन ऑड डे कितने होते हैं, 2 डेज। तो अगर 2 डेज होंगे तो एक साल में 2 डेज हैं, तो 24 में कितने होंगे, 24 दूनी 48, कितने होंगे, 48 ऑड डे। यहाँ पे अगर हम बात करें कि एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर 76 जनरल ईयर है तो कितने होंगे, 76। और आपको पता है कि अगर हमारे विषम दिनों की जो संख्या है वो हमेशा कितनी होगी, 0 से, इनको जोड़ो, 124। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर हम विषम दिन निकालने के लिए अगर हम 7 से भाग दे रहे हैं तो सीधी सी बात है, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर होगा आपका 0 से लेके 6 तक, क्योंकि 7 होगा तो 7 से फिर विभाजित हो जाएगा, क्लियर ना। तो 0, तो हमें यहाँ पे पता है कि 7 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 से 6 के बीच में ही होगी। अगर उससे ज्यादा आ रही है तो अगेन हम उस संख्या में कितने से भाग दे देंगे, 7 से। तो 7 से भाग दो, 1 टाइम्स 5 बचा, एंड 4 49 टाइम कितना बचा, 5। तो हम कहेंगे कि इन 100 वर्षों में अंतराल में जो विषम दिन होते हैं वो कितने होते हैं, 5। क्लियर ना। 100 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5। क्लियर ना। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, बेसिक सीखोगे ना तो बहुत आसान लगेगा तुम लोगों को कैलेंडर। मैं अभी सारे कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ तुम लोग, अभी क्वेश्चन पे नहीं चले अपन, क्वेश्चन पे काम करेंगे बाद में, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट पे थोड़ा काम करो कि आखिर हम विषम दिन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो 100 वर्ष के अंतराल में जो विषम दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 5। इसी प्रकार अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, कि 200 वर्ष में हमें विषम दिन कितने हो, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग समझते हैं, अब 200 ईयर्स, अब सेम 200 वर्ष का अंतराल हो गया। अब 200 वर्ष के अंतराल के लिए अब हमें बिल्कुल वैसे नहीं समझना डिटेल, हम ऐसे देखें, इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, 100 ईयर्स एंड 100 ईयर्स, क्लियर। अब इन 100 ईयर्स में विषम दिन कितने निकाले, 5। और इन 100 ईयर्स में विषम दिन कितने निकाले, 5। और अगर हम 5 को जोड़ दें विषम दिन टोटल कितने, 10। और आपको पता है विषम दिनों की संख्या 7 से अधिक हो नहीं सकती, 6 से अधिक। तो अगर हम बात करें 7 से भाग दे, 1 टाइम्स 7 3। तो 200 ईयर्स में जो ऑड डेज की संख्या वो कितनी है, 3। बहुत आसान सा, कि 200 दिन में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 3 है। सिमिलर थर्ड क्वेश्चन इस पे मिलेगा हमें समझने के लिए, कि हमसे कहेगा कि बताओ 300 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द नंबर ऑफ ऑड डेज इन एन इंटरवल ऑफ
300 ईयर्स। ठीक, सेम कंडीशन, सेम कॉन्सेप्ट की तरह समझो कि 300 को हम 100 ईयर्स एंड 100 ईयर्स में कन्वर्ट करके ब्रेक करके कर सकते हैं। इधर ऑड डेज 5, इधर ऑड डेज 5, इधर ऑड डेज 5, तो टोटल 15, और 15 में 7 से भाग देंगे, हमारा रिमाइंडर 1 डे। तो ऑड डे यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? 1। क्लियर? 300 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? 1। क्लियर? ये क्वेश्चन बाई आपको मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं कि 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 5, 200 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या 3 होगी, 300 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या 1 होगी। अब नेक्स्ट समझो 400 वर्ष। 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? अब यहां पे अगर हम बात करें ब्रेक करो, 4 टाइप्स में ब्रेक होगा, 100, 100, 100 एंड 100। अब ध्यान ये देना है यहाँ पे कि यहाँ तो विषम दिन 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ पे कितने होंगे? यहाँ पे विषम दिन होंगे 6। अब होते क्यों है, रीजन क्या है? तो यहाँ पे अगर हम देखो कहानी जो होगी हमारी यहाँ तक, कहाँ तक खत्म होगी? 300 तक। तो यहाँ से जो गिनती चलेगी वो 301 से स्टार्ट होगी, वो कहाँ तक? 400 तक जाएंगे हम लोग। कहाँ तक? 400 तक। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 301 से कहाँ जाएगा? 400 तक। तो सेम अगर हम बात करें तो यहाँ पे 304 जो होगा वो लीप ईयर होगा, 308 जो होगा वो लीप ईयर होगा, लेकिन अब यहाँ पे ये 400 भी आपका क्या होगा? लीप ईयर होगा। क्या होगा? लीप। क्लियर ना? तो 400 भी लीप ईयर होगा। तो यहाँ पर जो हम अगर इधर समझें कि यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं, ठीक, तो यहाँ पे 25 आपके लीप ईयर होंगे और 75 आपके जनरल ईयर। अगर हम यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 50 और ये 75, 125। अगर यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको रिमाइंडर 6। क्लियर ना? अब विषम दिनों की यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे 300 से लेके 400 तक हम अगर 400 से डिवाइड 400 हो रहा है तो यहाँ पे 25 लीप ईयर मिलेंगे और 75 जनरल ईयर मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अगर हम इन सारे विषम दिनों को ऐड करें तो हमें कुल विषम दिनों की संख्या यहाँ 21 मिलेगी, और 21 इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 7, तो देन रिमाइंडर इज इक्वल टू। क्लियर? 400 वर्षों में कुल विषम दिनों की संख्या कितनी मिलेगी हमें? 0 मिलेगी। क्लियर ना? कि 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1 और 400 वर्ष में 0। अब इसे थोड़ा सा ऐसे समझ, ठीक है? कैसे? हमने ऐसे समझा कि 400 ईयर में, 100 ईयर में हमारे ऑड डेज, ये ईयर्स इंटरवल 100 वर्षों का, कि यहाँ पे ऑड डेज हमारे हैं 5, 200 में ऑड डेज है 3, 300 में ऑड डेज है हमारे 1, और 400 में ऑड डेज है हमारे 0। अगर हमसे पूछा जाए 500 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो, 500 वर्ष के अंतराल में विषम दिनों की संख्या कितनी हो, तो बहुत इजी है कि अगर हम इधर समझ लें कि 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 है, तो हर 400 के मल्टीपल में भी विषम दिनों की संख्या 0 हो। जैसे 800, 400 गुणे 2 1200, 400 गुणे 3 1600, 400 गुणे 4। ठीक है, तो ऐसे करके विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो हम इसको अब ऐसे भी तो कह सकते हैं 400 प्लस 100, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, विषम दिन कितने? क्लियर? ऐसे 600 में पूछा जाए तो 400 प्लस 200 और डेज 3 यहाँ पे क्योंकि 0। ऐसे 700 में पूछा जाए तो अगर हम देखें इसे 400 प्लस 300, यहाँ विषम दिन कितना हो? 1। 800 वर्ष 0। तो बहुत इजी, अगर हमें किसी
वर्षों के इंटरवल में हमें ऑड डेज की संख्या निकालनी है। तो अगर हमने कहा 100 वर्ष में 5 हैं, 200 वर्ष में 3 है, 300 वर्ष में 1 है और 400 वर्ष में 0। तो अगर अब हम कहें कोई इंटरवल है ऐसे, हमने कहा बताओ 2500 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें हमें 400 से भाग दे दो। कितने बार चला गया? 6 बार, 2400। कितना बचा? 100। तो हम कहेंगे इसमें उतने ही विषम दिन होंगे जितने 100 वर्ष में। इट इज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर कि 100 बचेगा रिमाइंडर तो 5, 200 बचेगा तो 3, 300 बचेगा तो 1 और 0 बचेगा तो 0 विषम। क्लियर ना? तो ऐसे करके हमने वर्षों में इंटरवल यानी कि विषम दिनों की संख्या फाइंड कर ली कि अगर हम 100 वर्ष की बात करेंगे तो विषम दिन 5 होंगे, 200 वर्ष की बात करी तो विषम दिन 3, 300 वर्ष की 1 और 400 वर्ष की। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे 500 वर्ष में के अंतराल में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी आपकी? 5 होगी। सेम 600 ईयर्स के अंतराल में विषम दिनों की संख्या आपकी कितनी होगी? 3 होगी। 700 से ये लिखा हुआ है देखो, ईयर्स ऑफ एंड ऑड, जैसे 100 पे 5, 200 पे 3, 300 पे 1, 400 पे, ऐसे ही खिंचता रहेगा 4 वर्ष का। हर 4 वर्ष पे ऐसे 5, 3, 1, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0, ऐसे करके हमारी कहानी चलती रहेगी ऑड डेज की कि ऑड डेज हमें कैसे। क्लियर सी बात ना कि विषम दिन आखिर हमें कैसे निकलेंगे ये चीज। विषम दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट पे, अब देखिए जैसे एक और चीज मिलेगी हमें यहाँ पे, दिनों का निर्धारण, कि अगर हम किसी भी डेट को या किसी भी दिन को सॉल्व कर रहे हैं कि आखिर वहां पे दिन कौन सा, जैसे हमने कहा कि आज, हमने कहा आज 1 तारीख है और 1 तारीख को हमने कहा आज है मंडे, ठीक है, मान के चले कि आज 1 तारीख है और आज है मंडे। तो हमसे कह रहे हैं बताओ 45 डेज बाद कौन सा दिन होगा? 45 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो अगर हम यहाँ देखें तो 45 दिन तो हम आके कंटिन्यू जाएंगे नहीं, हम कहेंगे यहाँ पे हम 7 से डिवाइड करें, ये कितने बार गया? 6 टाइम्स, रिमाइंडर हमारे आया 3। तो अगर हमने कहा आज मंडे है तो 3 विषम दिन आए और 3 एक्स्ट्रा डे, मतलब 3 एक्स्ट्रा डे तो 3 दिन हम बढ़ा दें, मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। अगर यहाँ मंडे है तो यहाँ पे कौन सा दिन होगा? 45 दिन बाद थर्सडे होगा। तो इसी प्रकार से मान लो सपोज आपसे ये नहीं कह रहा है, आपसे सीधा पूछ लिया उसने कि 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन, नाउ। क्लियर ना? तो अब आपको कोई बेसिक तो दिया नहीं, कोई बेस तो दिया नहीं कि इस डेट से देखना है, इस डेट। अब आप कहाँ जाएंगे? कौन सा बेस चलेगा? अब कैलेंडर का बेस चलेगा कि आखिर कैलेंडर कब बना था, कौन सा दिन था, उसके आगे हम लोग एक एक दिन आगे आए तो दिन कैसे मिलेंगे, ठीक है ना? तो हम इसे बोलेंगे दिनों का निर्धारण। और जब हम दिनों का निर्धारण करेंगे तो यहाँ पे अगर हम ऑड डेज की बात करें और यहाँ पे दिन की बात, यहाँ क्या है? ऑड डेज और ये हमारे दिन। और ऑड डे अगर हमारा 0 है, ऑड डे हमारा 1, 2 है, 3, 4 है, 5, 6, ठीक। तो ऐसे करके हमारे दिन कौन से होंगे, दिन कौन से होंगे? तो यहाँ पे शुरुआत की कि जब आपका दिन होगा 0 पे तो यहाँ पे आपको दिया गया संडे, क्योंकि आपको बताया था ना मैं कि जो आपकी शुरुआत हुई थी वो कौन से दिन से हुई थी? मंडे से। तो 1 को आपका कौन सा दिन होगा? मंडे। 2 को आपका ट्यूसडे, 3 को आपका होगा वेडनेसडे,
4 को थर्सडे, 5 फ्राइडे एंड 6 को सैटरडे। ऐसे करके हमें काम करना है कि जो दिनों का निर्धारण होगा, दिनों के निर्धारण में हम लोग कैसे बात करेंगे कि यहाँ पे आपका 0 संडे पे मिलेगा, 1 मंडे पे मिलेगा, 2 पे ट्यूसडे मिलेगा, 3 पे वेडनेसडे मिलेगा, 4 पे थर्सडे मिलेगा, 5 पे फ्राइडे मिलेगा और 6 पे सैटरडे मिलेगा। ऐसे करके हमें यहाँ पे इन पे काम कर लेना है कि ये हमारे दिनों का निर्धारण होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, किसी भी दिन को, तिथि को, हमें कोई भी दिन निकालने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट पे हम इस पे काम कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम आज हमारी तारीख है 1 जून 2000 और आज अगर हम बात करें बेसिक कॉन्सेप्ट से, कौन से तरीके से, बेसिक जो अभी आप लोगों ने सीखा है कि आपने ऑड डे पे काम किया है कि ऑड डे से अगर हम बात करें कोई रूल्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ अपना ऑड डे याद रखना है और ऑड डे कैसे निकालते हैं ये समझ के रखना है। तो हम से पूछा जाए कि 1 जून 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन, ठीक है, अगर आपसे ये काम कराता है कि 1 जून 2025 को सप्ताह का कौन सा दिन है, तो अगर हम इसे बेसिक कॉन्सेप्ट से काम करें तो कैसे लगाना है, ठीक है, इसे समझते हैं। बहुत विधिवत समझ लो, मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत डिटेल से समझाता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा होगा, ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप डेट निकाल सकते हो बहुत आसान से। अगर हम बात करें कि यहाँ पे हम ये देखें कि जब हमारा कैलेंडर शुरू हुआ था 1100 से, अगर हम वहां से चलना स्टार्ट करें हैं तो आज कहाँ आके खड़े हुए हैं, आज हम आके खड़े हुए हैं 1 जून 2025 को। तो हम ये देखें कि आखिर हम कितने दिनों को क्रॉस किए, कितने वर्षों को क्रॉस किए, कितने शताब्दियों को क्रॉस किए और उसको क्रॉस करने के बाद आखिर हमारे पास विषम दिन कितना बचा। अगर जितने विषम दिन बचेंगे तो हम कहेंगे उस दिन वही दिन होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे ना हम लोग। क्योंकि देखो आधार तो हमारा क्या है 1 जनवरी 001 और 1 जनवरी 001 को अगर हमने मंडे माना तो आखिर जो 2 जनवरी होगी वो ट्यूसडे होगा, उसके अगले वाला वेडनेसडे होगा, उसी के अकॉर्डिंग चलते जाएंगे। सप्ताह का रोटेशन चलेगा, फिर मंथ का रोटेशन चलेगा, फिर आपके ईयर्स का, फिर शताब्दी का रोटेशन, यही रोटेशन कंटिन्यू चलता रहेगा। तो हमें विषम दिन पे काम करें तो क्या अभी ये जो सन लिखी है 2025 ये कंप्लीट हो चुकी है, क्लियर ना, ये कंप्लीट हो चुकी नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है एक साल में जो दिन मंथ होते हैं वो होते हैं 12 और दिसंबर लास्ट मंथ। दिसंबर क्या होगा, लास्ट मंथ। जब दिसंबर की 31 तारीख गुजर चुकी होगी तब हम कहेंगे कि 2025 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर ना। तो अभी हम लोग कहाँ पे हैं, जून में है, तो जून हम कहेंगे 2025 नॉट कंप्लीटेड, तो हमें लिखना है कंप्लीटेड ईयर कितने हैं 2024। 2024 वर्ष पूरे हो चुके। अभी हम किन किन मंथ से गुजर चुके, तो 2025 में हम गुजर चुके आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और कहां पर खड़े हैं हम लोग, एक क्लियर सी बात कि हम अभी तक यहां से इतना हम गुजर चुके हैं और 1 जून पे हम लोग स्टैंड है यानी खड़े हुए हैं। तो अब हमें यहाँ पे चर्चा किसकी करनी है, विषम दिनों की। बहुत इजी, विषम दिन अगर हम निकालें तो सबसे पहले ईयर को समझो। ईयर को हमें ब्रेक करना है शताब्दी, वर्ष में और वर्ष में। तो शताब्दी ऐसे देखा करो कि टीचर मल्टीप्लाई बाई 400, क्या शताब्दी 400 के नजदीक है, तो हमें पता है 2024, तो हम इसको लिख लें, इसके ठीक पहले वाली शताब्दी 2000 और ये हमारे 24 वर्ष। अगर हम बात करें तो 2000 वर्ष इट इज 400 मल्टीप्लाई बाई 5 और 400 और डेज 0 और 0 का किसी भी संख्या में हम मल्टीपल करेंगे तो विषम दिनों की संख्या कितनी मिलेगी, 0,
क्लियर नहीं? तो ये हमारी शताब्दी सॉल्व। अब यहाँ पे बात करेंगे ईयर्स। तो इन ईयर्स में चर्चा कर लें कि आखिर हम कितने लीप वर्ष और कितने समान वर्ष से गुजरे। आपको लीप वर्ष कैसे निकालते? 4 से भाग देखिए, 4 से भाग दोगे 4 छंग 24, 4 लीप ईयर मिलेंगे और 18 जनरल ईयर। अगर हम देखें तो एक लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2, तो 6 दूनी 12, और 18 वर्ष में जनरल ईयर में विषम दिनों की संख्या 18, और 18 और 20 को अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 30, और 30 में विषम दिन 7 का भाग देंगे तो कितने में बचेंगे? 7 का भाग देने पे हमारे 7 चुको 28, 2। तो हमें पता है इस पूरे सन पे जो विषम दिन आए वो कितने आए? 2 दिन। अब नाउ मंथ्स क्रिएट, ठीक है। मंथ्स, फरवरी, सॉरी जनवरी, जनवरी में 31 डेज। फरवरी, फरवरी कब की है? 2025, और 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, जनरल ईयर है। तो हम यहाँ बात करेंगे जो फरवरी होगी वो 29 डेज की होगी, मार्च 31 का होगा, अप्रैल 30 का होगा, मई 31 का, और जून का 1 तारीख। अगर हम बात करें यहाँ पे विषम दिनों की, तो यहाँ पे आपको पता है सभी संख्या को 7 से डिवाइड करना है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो ऑड डेज होंगे, ऑड डेज होंगे यहाँ कितने मिलेंगे? 3। यहाँ विषम दिन कितने मिलेंगे? सॉरी ये तो 28 की होगी ना, यहाँ पे 0, ये कितना होगा? 3, ये कितना होगा? 2, ये 3 एंड। अब आपको करना क्या है कि इन सबको जोड़ भी सकते हो या कैंसिलेशन रूल्स भी लगा सकते हो 7 का, कि अगर इनका योगफल आपका 7 का मल्टीपल होता जाए तो काट दो, या फिर आप जोड़ के बाद में भाग दे दो। तो टोटल विषम दिन हमें कहाँ मिले? ये मिले टोटल विषम दिन 2, 3, 0, 3, 2, 3 एंड 1। और अगर हम सबको जोड़ें तो 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13 और 1, 14। अगर 14 है तो 14 डिवाइड पूर्णतः विभाजित 7 से, 0 रिमाइंडर। और आपको पता है अभी हमने आपको बताया कि 0 रिमाइंडर आने पर जो दिन है वो कौन सा दिन है? संडे। तो आज का दिन भी कौन सा होगा? यानी कि संडे। क्लियर सी बात ना? ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम किसी भी तिथि का दिन निकाल सकते हैं। किसी भी तिथि पे कौन सा दिन होगा इस पे चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये कैसे करना है अगेन एक बार और रिवाइज कर लो। कैसे करना है कि सबसे पहले हमें जो सन है, सन को देखना है कि क्या वो सन कंप्लीटली हो चुकी है, क्या वो साल पूरा हो चुका है। अगर नहीं हो चुका है तो हमें उसके ठीक पहले ये देखना है कि कौन सी वर्ष कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि हम वैसे कहें तो सीधा से कह सकते हैं कि हमें जस्ट उसके ठीक पहले वाले ईयर को लिख लेना। इसके बाद हम देखेंगे कि आखिर दिसंबर में खड़े हैं 15 दिसंबर को, तो हम यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, नवंबर तक के कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेम अगर हम 1 जून पे हैं तो हम यहाँ पे कौन कौन से महीने से निकल चुके हैं? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई मंथ से गुजर चुके हैं और 1 जून पे हम लोग हैं। आज तक हम लोगों ने इतने वर्ष, इतने मंथ और ये दिन हमारा कंटिन्यू है, यहाँ पे स्टैंड है। तो अब हम यहाँ पे ऑड डे की बात करेंगे। तो हम जब सन को देखें तो सन को देखा करो कि इसके ठीक नजदीक यानी कि पहले कौन सी शताब्दी कंप्लीट हुई है। तो अगर हम कंप्लीटली शताब्दी की बात करें तो यहाँ पे 2000 शताब्दियां कंप्लीट हो चुकी हैं। और 2000 पे अगर हम विषम दिनों की बात करें तो हम कहें इट इज मल्टीपल बाय 400। तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हो कि 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0। 2000 वर्ष आपके सॉल्व हो चुके पलक झपकते ही, ठीक है। 24 ईयर्स की चर्चा करें तो यहाँ पे हमें 6 लीप ईयर मिलेंगे। 18 कैसे कि जब हम लीप ईयर निकालेंगे हमें 4 से डिवाइड करना, जो भागफल होगा वो लीप वर्ष की संख्या होगी, ठीक है। तो हमारे 6 लीप वर्ष होंगे। रिमाइंडर आएगा तो छोड़ दिया करो, जैसे मान लो सपोज यहाँ पे 27 होता, ठीक है, तो हमें 4 से भाग देना है तो 4 6 24, जो रिमाइंडर बच्चा छोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। फिर 27 से 6 घटाएंगे ये कैसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लीप वर्ष में 2 से गुना, समान वर्ष में 1 से गुणा करते हैं जब हमें ऑड डे निकालते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि 24 को जब हमने सॉल्व किया तो हमें 2 ऑड डेज मिले 24 वर्षों को सॉल्व करने पर। अब मंथ की चर्चा करेंगे तो आप सबको पता है कि जनवरी में 31 दिन, फरवरी में 28 दिन,
ठीक है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 1 तारीख को हम खड़े हैं। तो सभी के ऑड डे निकाल लेना है। अब आपको पता है कि ऑड डे की संख्या 0 से 6 के मध्य होती है। ठीक है, तो अगर हमारे दिन ऑड डे की संख्या आपकी 0 से अधिक आती है, सॉरी 6 से अधिक आती है, तो हमें 7 से भाग देना है। तो ऑड डे की संख्या सबको जोड़ने पर 14 प्राप्त हुआ, हम 7 से भाग देने पर हमें 0 मिल जाएगा। और 0 पे आपका कौन सा दिन है? संडे। क्लियर सी? ऐसे करके हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत इजी किसी भी तिथि का दिन निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग रिवाइज करने के लिए आप कोई भी डेट लिखो। ठीक है, कोई भी डेट लिखने के बाद आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लगाओ। ठीक है, और उसको आप लोग गूगल से चेक कर सकते हो कि क्या हमने उत्तरमाला की जांच करनी पड़ेगी ना कि क्या हमने सही किया या नहीं किया। ठीक है, ऐसे करके आप इतना रिवाइज करना। ठीक है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे अपना मिलेंगे, नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, इसकी और शॉर्ट टिप्स और अच्छे तरीके से हम इनको और जल्दी कैसे लगा सकते हैं सारा। आप लोग वीडियो में बने रहें। अगर अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो मैंने इंपॉर्टेंट बात आपको बोली है कि अगर आप फ्री क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, तो आप अभ्युदय योजना कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जहां पर आपको यूपीएससी, नीट, जेईई, एनडीए, बैंक, सभी वनडे एग्जाम, सभी यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कराई जाती है अनुभवी अध्यापकों के द्वारा। ठीक है, जहां पे देखो आपको 4 साल में पता होगा कि ढेर सारे सिलेक्शन दे चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़िए। ठीक है, ये बहुत अच्छी एक योजना है जहाँ पे गरीब बच्चों के लिए, या हम कहें कि बहुत अच्छी, देखो गरीब अमीर नॉट डजेंट मैटर, हमें सीखने को मिले, कोई भी प्लेटफॉर्म हो सीखने को मिले और अच्छा सीखने को मिले, तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। ठीक, तो हम लोग इस पे हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। आज के लिए सभी को धन्यवाद। राम राम।